प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पूर्ण तरंगदिष्टकारी का गणितीय विश्लेषण। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पूर्ण तरंगदिष्टकारी वो है जो कि इनपुट से आने वाली एसी की पूरी तरंग को पूरे आवर्तकाल के लिए डीसी में बदल देता है। और ये पूर्ण तरंगदिष्टकारी दो प्रकार के थे, एक तो मध्य बिंदु टेपित तरंगदिष्टकारी था, दूसरा था सेतु दिष्टकारी। अब पूर्ण तरंगदिष्टकारी में हमने ट्रांसफार्मर को मध्य बिंदु से टेपित किया था और 2 डायोड यूज़ किए थे, जबकि सेतु दिष्टकारी में 4 डायोड यूज़ किए जाते हैं और उसमें ट्रांसफार्मर को मध्य बिंदु से टेपित नहीं किया जाता है। यहाँ आपको पुनः समझाने के लिए हमने एक परिपथ पूरा दिखाया है मध्य बिंदु टेपित पूर्ण तरंगदिष्टकारी का। इसमें आप देख रहे हैं 2 डायोड हमने लगाए हैं। जब प्लस साइकिल ए पे आता है तो बी पे माइनस लगता है, तो एक बार में D1 डायोड फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 रिवर्स बायस में है तो D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो D1 से होकर जब ये फॉरवर्ड बायस में आता है तो धारा बहती है और RL में से होकर ये पुनः चली जाती है ट्रांसफार्मर में। अब इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो यहाँ पर B पॉजिटिव हो जाता है, A नेगेटिव हो जाता है, तो D1 रिवर्स बायस में चला जाता है, D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और D2 से धारा बहती है और ये धारा डायोड से होकर मिलीमीटर से होकर लोड में जाके पुनः आपके ट्रांसफार्मर में चली जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो RL में बहने वाली धारा है उसकी दिशा समान ही रहती है। आज हम देखेंगे इसका गणितीय विश्लेषण कैसे करते हैं। तो हमने देखा है कि चूंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में आपके पास डायोड D1 काम करता है, तो उस स्थिति में जो धारा I1 बहती है वो दी जाएगी Vm/RL + RF sin ओमेगा t के द्वारा, और Vm/RF + RL को हम लिख देते हैं Im sin ओमेगा t, जहाँ Vm है आने वाली इनपुट धारा का अधिकतम मान, RL है लोड रेजिस्टेंस का मान जिस पर आउटपुट नापा जा रहा है, और जो RF है वो है आपके पास डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर दूसरे डायोड में से कोई धारा नहीं बहती है, इसलिए I2 का मान 0 है। अब दूसरे अर्धचक्र के लिए जब T/2 से T हम समय की बात कर रहे हैं, तब उस स्थिति में पहले डायोड में से कोई धारा नहीं बह रही है, इसलिए I1 का मान 0 है, और दूसरे डायोड में से धारा बह रही है और उसका मान दिया जाएगा I2 का -Vm/RF + RL sin ओमेगा t, यानी -Im sin ओमेगा t। तो यहाँ से अब हम देखते हैं जो निर्गत धारा का जो औसत मान है वो हम निकाल सकते हैं। पहले जैसे हमने अर्धचालक डायोड के लिए निकाला, तरंगदिष्टकारी के लिए निकाला था, उसी तरह जिस तरह हमने अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए सारे मान निकाले थे, और धारा का औसत मान निकाला था, वोल्टा का औसत मान निकाला था, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाला था और दक्षता निकाली थी, और आपने वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन किया था, तो वही सभी टर्म्स हम पूर्ण तरंगदिष्टकारी के लिए सेम उसी प्रोसेस में डिफाइन कर रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना आएगा कि यहाँ धारा का मान बदल जाएगा। यहाँ धारा का मान मेरे पास दोनों आवर्तकालों के लिए उपस्थित है, दोनों आवर्तों के लिए उपस्थित है, पॉजिटिव साइकिल के लिए भी उपस्थित है और नेगेटिव साइकिल के लिए भी उपस्थित है, जबकि आपके पास जो अर्ध तरंगदिष्टकारी था उसमें केवल आधे चक्र के लिए धारा थी। बस इतना सा अंतर हमारे पास आएगा। तो जब हम धारा का औसत मान निकाल रहे हैं तो I का मान मैंने रख दिया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए Im sin ओमेगा t, और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए -Im sin ओमेगा t मैंने रख दिया। इसको sin ओमेगा t को मैंने इंटीग्रेट किया है दोनों जगह, तो cos ओमेगा t आया माइनस का, और लिमिट्स मैंने लगा दी 0 से T/2 और T/2 से T। अब यहाँ पर जब हम ये लिमिट्स लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे जो निर्गत धारा का औसत मान मिलता है वो मिलता है 2Im/π के बराबर। जो अर्ध तरंगदिष्टकारी था उसमें हमारे पास था Im/π, यानी उसका दुगना मुझे यहाँ पर मान दिष्ट धारा का औसत मान मुझे मिल रहा है। अब हम निकालते हैं लोड पर विभव का औसत मान। तो विभव होता है V = IRL ओम के नियम से, तो IDC में निकाल चुकी हूँ, उसका मान मैंने रख दिया है 2Im/π × RL। अब Im का मान Vm के टर्म्स में हमने रख दिया, तो Im का मान हमने रखा था Vm/RF + RL के बराबर। अब यहाँ पर इसको मैं रख दिया, और ये अगर हम देखें तो जो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसका मान लोड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए मैं यहाँ इसको RF को नगण्य मान लेती हूँ, और जब मैं RF को नगण्य मानती हूँ तो RL से RL कट जाता है, तो VDC का मान मुझे मिल जाता है 2Vm/π। अब हम देखते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मतलब पहले धारा का वर्ग करेंगे, उसका माध्य निकालेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ हमने धारा का वर्ग का मान रखा है, उसका माध्य निकालने के लिए 1/t किया है,
और फिर उसका अंडर रूट निकाला है, यानी वर्ग माध्य मूल मान हम निकाल रहे हैं। तो इसका दोनों चक्रों के लिए 0 से t/2 के लिए भी और t/2 से t के लिए भी मान हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2/t कॉमन, im² बाहर ले लिया हमने, sin² ओमेगा t का इंटीग्रेशन करते हैं। उसके लिए हम रख देते हैं कि cos 2 ओमेगा t किसके बराबर होता है, 1 माइनस sin² ओमेगा t के बराबर होता है, इसलिए sin² ओमेगा t मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t के बराबर। तो ये मान हम यहाँ रख के इसको सॉल्व करते हैं पहले की तरह ही। तो ये मान मुझे मिल जाता है Im/√2 के बराबर। अब हमें लोड में उत्पन्न दिष्ट शक्ति निकालनी है, और दिष्ट शक्ति का जो मान है वो होता है IDC²RL। IDC का मान मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ मान रख के किसका मान निकाल सकती हूँ, दिष्ट शक्ति का मान निकाल सकती हूँ। और प्रत्यावर्ती शक्ति देखूँ तो IRMS² RL + RF होगी। तो प्रत्यावर्ती शक्ति RMS भी मैं निकाल चुकी हूँ। तो दोनों शक्तियों के मान मैं निकाल सकती हूँ कि आपके पास दिष्ट शक्ति कितनी है और प्रत्यावर्ती शक्ति का मान कितना है, दोनों मान मैं निकाल सकती हूँ। अब आगे हम देखते हैं आपके पास पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी इस बात पे निर्भर करती है कि कितनी इनपुट की एसी को ये आउटपुट पर डीसी में बदलता है, यानी इनपुट मैंने कितनी दी और उसकी तुलना में मुझे लोड पर कितनी डीसी मिली है। तो PDC/PAC, और परसेंटेज में निकालने के लिए मैं इसको 100 से गुणा कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने देखा था कि आपके पास PDC और PAC दोनों मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पे। तो PDC का मान भी मेरे पास है, PAC का मान भी मेरे पास है। तो PDC अपॉन मैं PAC करती हूँ तो मुझे दिख रहा है VM² कट जाएगा, और यहाँ से एक कटेगा RL + RF, एक बच जाएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 8/π² RL/RL + RF × 100, क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 81.2/1 + RF/RL। यहाँ मैंने RL को कॉमन लिया है तो RL से RL कट गया है, इसलिए नीचे बच गया है 1 + RF/RL। अब चूंकि पुनः लोड रेजिस्टेंस का मान डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से बहुत अधिक होगा, इसलिए RF/RL का मान 1 से बहुत कम होगा। तो ये मान लगभग आ जाएगा, मैक्सिमम जो दक्षता मुझे मिलेगी वो मिलेगी 81.2%, और जबकि मुझे जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में मिली थी वो 40.6 थी, यानी उसकी डबल हो गई अब दक्षता मेरे पास। अब यहाँ पर एक्चुअल अगर मैं दक्षता देखूँ तो एक्चुअल दक्षता कभी भी 81.2% नहीं आती है, लॉसेस वहाँ होते ही हैं। तो इसलिए एक्चुअल जो दक्षता है उसका मान हमेशा मैक्सिमम दक्षता से क्या रहेगा, कम रहेगा। और अगर RF = RL हो जाए, इन केस कि हमने लोड रेजिस्टेंस को बहुत कम लिया, या फिर मैं कहूँ कि डायोड मैंने ऐसा लिया कि उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अधिक है, तो उस स्थिति में मेरे पास जो यहाँ अगर मैं देखूँ तो RF/RL 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 यानी 2, और 81.2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे वही दक्षता मिल जाएगी जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि यहाँ पर अगर RF = RL होगा तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भी दक्षता हमें कम ही मिलेगी। अब हम निकालना चाहते हैं उर्मिका गुणांक का मान, और उर्मिका गुणांक हमने देखा था कि होता है कि जब लोड में हम नापते हैं आउटपुट को तो हमारे पास धारा एक ही दिशा में ये तो आती है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो फ्लक्चुएशंस AC घटकों के कारण आते हैं। तो वो AC घटकों का जो मान है आउटपुट में वो कहलाता है रिपल फैक्टर, और वो डिफाइन किया जाता है IAC/IDC के द्वारा। और IAC/IDC का मान जब हम निकालते हैं तो ये मुझे मिल जाता है, हमने पिछली बार भी निकाला था कि ये बराबर हो जाता है IRMS² -1 के बराबर। ये मैं दोबारा नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको हाफ वेव रेक्टिफायर में समझा चुकी हूँ कि ये गामा कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ IRMS और IDC का मान हम रख देते हैं, और रखने पर इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके जब हम इसको मान निकालते हैं तो ये आ जाता है 0.482 के बराबर, यानी 48.2% मैं इसको कह सकती हूँ कि आपके पास जो रिपल है वो कितनी है, 48.2% है, जबकि हाफ वेव में 121% आ रही थी, यानी बहुत अधिक थी। तो रिपल में काफ़ी कमी आ गई है हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास फोरियर शिखर प्रतीक वोल्टता, यानी कि पीक इनवर्स जो वोल्टेज है उसका मान मुझे जो मिलता है वो मिलता है आपके पास मध्य त्रिपुरा दृष्टिकारी के लिए मुझे मिलता है 2 VM के बराबर, यानी ये वो वोल्टता है जो डायोड पे अपीयर हो रही है, जबकि डायोड नॉन कंडक्टिंग में है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए ये VM थी, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए
आपके पास ये 2Vm हो जाती है और सेतु दिष्टकारी के लिए ये Vm ही रहती है। तो इस मायने में अगर मैं देखूं तो इसका मतलब अगर मैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी मध्य टिपित बिंदु वाला ले रही हूं तो उसमें डायोड मुझे ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी वोल्टता सहन करने की क्षमता अधिक हो, जबकि सेतु दिष्टकारी में और अर्धतरंग दिष्टकारी में मेरे लिए कम वोल्टता सहने वाला भी डायोड काम कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं वो है फोरियर श्रेणी निरूपण हम देखते हैं। तो फोरियर श्रेणी निरूपण पूर्ण तरंग दिष्टकारी का कैसे किया जाता है कि I = Im 2/π -4/3π cos 2 ओमेगा t -4/15 cos 4 ओमेगा t। इसे आप फोरियर सीरीज आपने पढ़ी हुई है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है वो है आपके पास दिष्ट धारा का कंपोनेंट। ये है सेकंड हार्मोन, ये दोनों आगे के कंपोनेंट सारे AC के कंपोनेंट्स हैं। तो ये है सेकंड हार्मोनिक्स और ये है फोर्थ हार्मोनिक्स को निरूपित कर रहा है। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फोरियर निरूपण जब हम फिल्टर्स का उपयोग करते हैं और ये देखते हैं कि हम किस प्रकार से DC में से जो मेरे को लोड पर मिल रही है उसमें से AC कंपोनेंट्स को हम कम कर पाएंगे। उसके गणितीय निरूपण के लिए मुझे फोरियर श्रेणी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि सेतु दिष्टकारी कम दिष्ट वोल्टता के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि 4 डायोड लगे होने से आपके पास 4 RF जो रेजिस्टेंस आएगा, या फिर हम कहीं एक बार में 2 डायोड कंडक्ट कर रहे हैं तो 2 RF तो आपके पास प्रतिरोध रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो विभवापात क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है प्रतिरोध बढ़ने से। तो इसलिए जो आउटपुट पर मुझे मिलता है वोल्टता वो अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, सेतु दिष्टकारी में कम हो जाती है। तो इसलिए कम दिष्ट वोल्टता के लिए उपयोगी कम नहीं है सेतु दिष्टकारी। और शिखर लोड धारा का मान जो है वो सेतु दिष्टकारी में अधिक होता है, जबकि मध्य टेपित तरंग दिष्टकारी में ये क्या होता है, कम होता है। क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो आपके पास विभवपात तो बढ़ जाता है लेकिन धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमें देखना है कि किस तरह से हमें किस प्रकार से हम लोड धारा के लिए सेतु दिष्टकारी यूज करेंगे या मध्य टेपिंग दिष्टकारी यूज करेंगे। हमें किस रूप में दिष्टकारी को यूज करना है उस आधार पर हम या तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी लेंगे या फिर सेतु दिष्टकारी उपयोग में लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये दिष्टकारी का पूर्ण तरंग दिष्टकारी का काम कैसे होता है, अर्धतरंग दिष्टकारी का काम कैसे होता है वो हमने आपको समझा दिया है। और अगली बार हम देखेंगे कि किस तरह से हम फिल्टर्स का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।